हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। जैसा कि हमारा दोस्तों ये सेशन मैंने स्टार्ट किया था भारतीय राज्य व्यवस्था का, और उसमें हम क्या है कि कुछ पृष्ठभूमियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कैसे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का एक नींव रखा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उस चीजों पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको कल की वीडियो में जो पिछले वाला जो वीडियो था हमारा राज्य व्यवस्था में, उसमें मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था 1773 का, उसमें 1781 का संशोधन बताया था मैंने, 1784 का आपको फिट्स इंडिया एक्ट बताया था। ठीक है, और 1786 का मैंने आपको अधिनियम भी मैंने बता दिया था। ठीक है, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा चार्टर एक्ट के ऊपर। ठीक है, और अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट कितने बनाए थे, तो दोस्तों 4 चार्टर एक्ट थे। और कब कब बनाया था जरा देख लीजिएगा यहाँ पे। एक 1793 का चार्टर है और एक 1813 का चार्टर है, और ये 1833 का है, 1853 का है। और एक बात इन चारों में कॉमन है, ये चारों चार्टर जो हैं ये लगभग जो है 20-20 वर्षों के अंतराल पे बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए जरा हम इनको एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं इसलिए क्योंकि आप बोर ना हो, आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें और आपका नॉलेज जो है आपके पास पड़ा रहे, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूं, एक एक टॉपिक पे लेके आता हूं जो आपको एकदम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक घंटे का वीडियो बना दूं और वहां पे जो है आप आधे टॉपिक को कवर करो आधा छोड़ दो, तो क्या होता है आधा अधूरा जो नॉलेज होता है वो बहुत डेंजर होता है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। चूंकि क्या है कि जब हमारा संविधान बना, ठीक है, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये सारी प्रशासनिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ये जो भी चीजें हैं ये सारा ही हमने क्या किया था ब्रिटिश से, क्योंकि हमारे यहाँ उनका औपनिवेश था। ठीक ना, और हमने उनको देख करके उनके शासन को देखा था 200 वर्षों तक, और उनके शासन को देख के हम सीख गए थे और हमने भी क्या किया था, थोड़ा बहुत शासन में योगदान दिया था उनके। तो इसलिए हमारे लिए ये संसदीय व्यवस्था जो थी वो काफी हमारे लिए सुटेबल थी, क्योंकि हम इसके बारे में जानते थे, हमने इस पे प्रशासन को देखा है नजदीकियों से। इसलिए हमारा जो संविधान बना वो इनके संविधान यानी इनका जो कुछ नियम थे, इनकी जो नीतियां थी उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता रहता है। ठीक है ना, अब देखिएगा जरा, हम आज बात करने जा रहे हैं 1793 का चार्टर कानून। ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिए आखिर ये 1793 के चार्टर कानून के विशेषताएं क्या क्या थी, क्या हुआ इस 1793 के चार्टर कानून के अंतर्गत। देखिएगा जरा, पहली चीज इसमें कि कार्नवालिस को, ठीक है ना, कार्नवालिस को प्राप्त परिषद के निर्णय के अधिभावी शक्तियों को सभी गवर्नर जनरल, क्योंकि मैं जीजी लिख रहा हूं ना तो आप इसको गवर्नर जनरल पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी नोट बना रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म लिखना सीख लीजिए। ठीक है, यानी कि जो 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कार्नवालिस जब 1786 में भारत आया था बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के, तो उसने एक मांग की थी कि भैया मुझे क्या है ना कि जो मेरे काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, उसके निर्णयों को मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, यानी जो मैं चाहूंगा वही होगा। और दूसरा कि कमांडर इन चीफ का पद जो है वो मुझे ही दिया जाए। तो उनमें से जो एक नियम था कि परिषद के नियम को न मानना। ठीक है, तो वो जो है आगे क्या किया गया, सभी गवर्नर जनरल के लिए कर दिया गया कि भैया तुम ही थोड़ी लाओगे, सबके लिए ये नियम लागू रहेगा। तो वो कब लागू हुआ, 1793 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, ये चीजें। अब क्या है, कह रहा है दूसरा कि गवर्नर जनरल के नियंत्रण कार्य, देखिए गवर्नर जनरल को जो है मद्रास के गवर्नरों और क्या है बंबई के गवर्नरों पे क्या हो गया, नियंत्रणकारी शक्तियां प्राप्त हो गई। ठीक है ना, यानी इस चार्टर कानून से क्या हुआ दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, अभी तक बंगाल का है, भारत का नहीं है, सब बताऊंगा। ठीक है, अभी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि ये गवर्नर जनरल को नियंत्रणकारी शक्तियां प्राप्त हो गई बंगाल के और बंबई और मद्रास के सरकारों के ऊपर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि व्यापार एकाधिकार जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो कंपनी का व्यापार करने का जो भारत में एकाधिकार था, एकाधिकार का मतलब ये हुआ कि और कोई कंपनी आकर के यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। और इस नियम को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि भैया आओ ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तुम 20 वर्षों के लिए क्या करो, यहाँ पे एकाधिकार करके बैठ जाओ और कोई कंपनी यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है ना, ये चीजें इस चार्टर के अंदर थी। अब आती है अगला चीज, कमांडर इन चीफ। ठीक है ना, कमांडर इन चीफ का पहले क्या था कि परिषद का सदस्य, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए एक परिषद थे। ठीक है ना, तो परिषद का सदस्य होना जरूरी था जो कमांडर इन चीफ है। ठीक है ना, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया कि कमांडर इन चीफ का परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं रहेगा। ये हो गया आपका अगला। ठीक है, अब देखते हैं
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और कर्मचारियों को, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, ये क्या करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब ये था कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था देखना इसका कार्य था, राजनीतिक व्यवस्था, सॉरी, भारत की जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी इसको कौन देखता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। और भारत के वाणिज्यिक कार्य जो आप कह सकते हैं व्यापारिक कार्य हैं उसको निदेशक मंडल के द्वारा देखा जाता था कंपनी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य थे और जो भी कर्मचारी थे उन सबका जो वेतन है ना वो भारतीय राजस्व से देना तय हुआ, ठीक है, यानी कि इनका वेतन, इनका जो भी खर्च है वो सारा क्या होगा, भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा, ठीक है, किसका, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और कर्मचारियों का। आगे चलते हैं, यानी कि 1793 में ये 4 नियम 5 नियम आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि हमारे राज्य व्यवस्था के नींव में क्या के बहुत ज्यादा ये काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं जरा। अब आता है अगला नंबर 20 वर्षों के बाद, क्योंकि कंपनी का जो एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए था। जब कंपनी का 20 वर्ष पूरा हो गया तो नए चार्टर कानून का यहाँ पे आवश्यकता पड़ी, और जब नया चार्टर कानून आपको आवश्यकता पड़ी यहाँ पे तो उसमें कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या किया गया कि व्यापार यानी कंपनी के व्यापार की जो एकाधिकार है उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है, जो कि इनको पहले चार्टर कानून में 20 वर्षों के लिए मिला था। अभी वही दूसरे चार्टर कानून यानी कि 1813 में क्या हुआ कि इनकी जो व्यापार पे एकाधिकार था ना 20 वर्षों का, उसको समाप्त कर दिया गया। और अन्य यूरोपियों को भी कहा गया भैया तुम भी जाओ और भारत में व्यापार करो, ठीक है ना, यानी कि अन्य यूरोपीय भी आके भारत में व्यापार कर सकते थे, लेकिन चाय के व्यापार पे, ठीक है ना, और चीन के साथ व्यापार पे कंपनी का एकाधिकार को अभी यहाँ पे सुरक्षित रखा गया। यानी कि अभी चाय के व्यापार पे जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हक था, और चीन के साथ व्यापार पे भी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हक था। बाकी सारे व्यापार पे अन्य यूरोपीय भी आकर के व्यापार कर सकते थे, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। अब क्या है, दूसरा था कि ब्रिटेन की राजा की प्रभुता स्थापित कर दी, ठीक है ना, यानी जितने भी ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे उस पे ब्रिटेन का जो राजा है उसका प्रभुत्व वहां पे स्थापित हो गया, ठीक है ना। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्रों पे किसका प्रभुत्व है, तो राष्ट्रपति जी का प्रभुत्व है, वैसे ही वहां पे क्या हो गया, अब ब्रिटेन का प्रभुत्व यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ब्रिटेन के राजा का, ठीक है। अगली चीजें क्या होती है इसमें, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी जाती है। आखिर ये ईसाई मिशनरी कौन थे, ये भारत क्यों आना चाहते थे, ठीक है ना, तो ये क्या थे, ईसाई मिशनरी जो थे ये पश्चिमी पश्चात जो विचार थे, ठीक है, पश्चात जो दार्शनिक थे वो सब क्या हुए कि हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ के लोगों को प्रबुद्ध करने का प्रयत्न किया, ठीक है ना, यानी कि उनको बदलने का प्रयत्न किया। इससे फायदा क्या होता, अगर हम किसी को अपनी संस्कृति में मिला लेते हैं, अपनी संस्कृति का आदी बना देते हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारे द्वारा जो शासित राज्य हैं, हमारे द्वारा जो नियम कानून हैं उनको भी अपनाएगा, यानी वो हमारे अधीन आ सकता है। इसलिए प्रबुद्ध करने के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजा गया, ठीक है ना। और क्या है, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने के लिए, देखिए जरा यहाँ पे पश्चिमी, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पे अपनी रणनीति लगा रही है। उनकी रणनीति ये है कि अगर हम क्या करेंगे, किसी को अपनी संस्कृति थोप देंगे किसी के ऊपर, और किसी के ऊपर अपनी शिक्षाओं को थोप देंगे, तो होगा क्या कि ये सारे जो लोग हैं वो हमारे विचारों के अनुसार चलने लगेंगे और हमारी सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। इनका ये बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे भी चलते हैं, और यहाँ पे जो शिक्षा की बात हो रही है तो अंग्रेज जो कहते थे वो ये कहते थे कि भारत में जितनी किताबें हैं, भारत में जितने किताबें जितने ग्रंथ हैं, वहां ये पूरे ग्रंथ हमारे यहाँ के एक लाइब्रेरी के छोटे से हिस्से का भी पार्ट नहीं है, ऐसा मानना था अंग्रेजों का, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्या था, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने की अनुमति प्राप्त हो गई। यानी कि देखिए अब स्थानीय जो सरकारें थी, ठीक है, अब वो क्या करती थी कि अब वो व्यक्तियों से कर वसूलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी सरकार अपने खर्च का वहन क्या करती है, लोगों के करों के पैसे से करती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया कि व्यक्तियों पे कर लगाना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब व्यक्ति जो कर नहीं देता था उसको दंड का भागी माना जाता था और उसको दंड दिया जाता था, ठीक है। वो कर नहीं देगा तो हम तुमको दंड दे देंगे, ये इनकी नीति थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है, 20 वर्ष जैसे पूरा हुआ तो अगले 20 वर्ष में यानी कि 1833 का जो चार्टर कानून आता है उसमें क्या क्या नियम थे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, पहली बार जरा ध्यान दीजिएगा, 1833 का जो चार्टर कानून है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, अब यहाँ पे क्या होता है कि भारत का गवर्नर जनरल कहने लगता है, यानी कि
पूरे ब्रिटिश भारत का ये क्या होता है, गवर्नर जनरल कहना लगेगा। यानी कि सोचिए एक क्षेत्र का यानी कि एक स्टेट का जो ये गवर्नर जनरल था, अब ये पूरे भारत पे क्या हो गया, गवर्नर जनरल ये बना दिया गया इसको, ठीक है। यानी 1833 के चार्टर कानून के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल 1833 में बने। नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है ना। मैं कहता हूं बार बार पेपर पेन लेके बैठिएगा और उस पर नोट करिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बने, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देते हैं अगली चीज, ठीक है। अगला चीज क्या है कि मद्रास और बंबई की विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। यानी कि मद्रास की जो सरकार थी, बंबई की जो सरकार थी, उनको विधायिका शक्ति यानी कि कानून बनाने की शक्ति थी ना, यानी कि उनके पास जो कानून बनाने की शक्ति थी अब उसको समाप्त कर दिया गया। और उनके क्षेत्र में अब जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगा, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगी, ठीक है ना। यानी कि गवर्नर जनरल की शासी परिषद बनाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मद्रास और बंबई की जो भी सरकारें थी उनको अब यहाँ पे कोई कानून वो नहीं बना सकती थी, यानी कि विधायिका शक्ति से उनको वंचित कर दिया गया, ठीक है। अब बात आती है अगली, कंपनी के व्यापारिक निकाय को समाप्त कर दिया गया तथा प्रशासनिक निकाय की जिम्मेदारी उनको दी गई। यानी कि देखिए क्या है, मेरे कहने के मतलब अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेजों की संख्या इतनी नहीं थी कि वो हमारे पूरे भारत पे राज्य कर सके, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे होता क्या है कि इन्होंने कहा ना कि जो भी ब्रिटिश संसद थी उसने कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया। भैया अब तुम व्यापार नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अब तो हमारा यहाँ पे शासन चलने लगा है, ठीक है। तो जो हम कानून बनाएंगे अब तुम उसको लागू करना, यानी कि तुम प्रशासनिक कार्यों को देखो अब। क्योंकि देखो क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो है अगर वो शासन करना चाहते थे भारत में, तो भारत एक बहुत ही बड़ा राज्य था, बहुत ही बड़ा देश था, यहाँ पे अनेक प्रकार की विविधताएं थी, जलवायु अलग था। तो इन सारे विविधताओं के बीच में थोड़े से अंग्रेजों को जो है यहाँ पे भारत पे शासन करना ये नामुमकिन था, ठीक है। लेकिन वो अगर भारतीयों को लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट करते तो क्या भारतीय उनका साथ देते, भारत को हड़पने में नहीं देते, ठीक है ना। इसलिए उनको लगा कि जो मेन ओहदे हैं यानी कि जो बड़े पद हैं उन पे जो है ब्रिटिश को बैठाया जाए। तो लेकिन ब्रिटिश में उतनी जनसंख्या नहीं थी, इसलिए कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको कहा गया बच्चा तुम लोग क्या करो, अब यहाँ पे व्यापार मत करना, अब तुम हमारे साथ आओ और हम लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, यानी कानून हम बनाएंगे, तुम उसको लागू करना, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था तुम संभाल लेना, ठीक है। उसी चीज में देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी के जो व्यापारिक निकाय हैं उनको समाप्त करके प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, ठीक है। अब सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती का यहाँ पे प्रयास किया गया, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले यहाँ कहा गया कि भैया देखिए क्या है कि ये जो एक बकलोल यहाँ से पैदा हो जाते थे, ठीक है ना। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है ना, और उन्हें जो है प्रशासन के बारे में थोड़ी जानकारी कम हुआ करती थी और कुछ बढ़िया भी पढ़े लिखे थे। लेकिन उनको ये लगा कि प्रशासन की जिम्मेदारी एक पढ़े लिखे को देनी चाहिए, इसलिए नौकरशाही व्यवस्था को आरंभ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे सिविल सेवकों की खुली भर्ती का यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या है थोड़ा सा प्रयास किया गया, ठीक है ना। चालू नहीं हुआ, प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे विरोध करते हैं और करने के बाद ये प्रयास जो है ये विफल हो जाता है, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते ये लोग, ठीक है ना। अब आगे की बात आती है, ये चीज तो पूरा हो गई। अब आगे बात आती है कौन सी, चौथा और आखिरी चार्टर एक्ट, ठीक है ना। चौथा और आखिरी चार्टर एक्ट कब था, 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है ना। यहां पे क्या क्या चीजें हैं जरा याद रखिएगा कि परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा 6 नए पार्षदों को जोड़ दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी पूरे भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए जो परिषद थी, पहले उसका कार्य ये था बच्चों कि वो कानून बनाती भी थी, कानून को लागू भी करती थी, ठीक है ना। लेकिन अब इस चार्टर से क्या हुआ कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करके क्या हुआ कि परिषद को सिर्फ विधायी कार्य दे दिए गए कि भैया तुम बस कानून बनाओ, ठीक है ना, बस कानून बनाओ। जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए कंपनी के जो भी व्यापारिक निकाय को समाप्त करके प्रशासनिक कार्य उनको सौंपे गए थे, अब वो प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कंपनी के कर्मचारी। और विधायी शक्तियां जो है वो परिषद के पास रहेंगी, यानी कानून बनाने की शक्ति परिषद के पास रहेगी। और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है, कानून को जो लागू करने की बात है, वो किसके हाथों में रहेगी, तो कंपनी के हाथों में रहेगी, यानी प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। और इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना
यहाँ पे एक विस्तृत निकाय बनाया जा रहा है परिषद को, ठीक है। तो उसमें और भी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो 6 नए पार्षदों को इस परिषद में जोड़ दिया जाता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, ठीक है ना। यानी गवर्नर जनरल के परिषद में क्या है, कार्यकारी परिषद में 6 नए पार्षद जुड़ जाते हैं। अब देखिए जरा, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए क्या है ना, किताबों में यही पॉइंट लिखा है लेकिन वहां पे थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट है 4-4-5 फैक्ट में मैं आप उसको छोटे में लिख करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ हो गया, ठीक है। यानी जो भी सिविल सेवक थे, यानी कि अब देखिए यहाँ पे पहले वाले यानी तीसरे चार्टर में सिर्फ प्रयास किया गया था 1835 में, लेकिन अब यहाँ पे जो है आखिरी चार्टर कानून में यहाँ पे पूरे की पूरी तरह से यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी कि सिविल सेवक के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको स्टार्ट कर दिया गया और उनके लिए एक समिति गठन की गई। उस समिति का नाम था मैकाले समिति और ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, कई बार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको ध्यान पे रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं आगे, कंपनी के शासन का विस्तार और भारतीय क्षेत्र इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत आ गया। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी का शासन था वो तो अब प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रही थी और उसके प्रशासनिक व्यवस्था में क्या हुआ, विस्तार कर दिया गया। और विस्तार यानी कि अब व्यापक रूप से कर दिया गया और यहाँ पे जो प्रभुसत्ता थी, जो आधिपत्य था वो इंग्लैंड के राजा का ही था, ठीक है ना। इंग्लैंड के राजा का ही यहाँ पे आधिपत्य था, बाकी प्रशासनिक कार्य तो कंपनी देखती थी यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात होती है यहाँ पे आखिरी चीज क्या है कि पहली बार केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ कर परिषद के 6 सदस्यों में 4 जो हैं स्थानीय सरकारों से चुने गए, ठीक है ना। जरा देखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि विधायी कार्यों के लिए जो परिषद थी आपकी उसमें 6 नए पार्षद और जोड़े गए थे। जो नए 6 पार्षद थे बच्चों, इनमें से 4 जो है ना वो स्थानीय सरकारों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है ना। वो 4 स्थानीय सरकार यानी कि बंगाल, मद्रास और बंबई की सरकारों के स्थानीय सरकारों के द्वारा ये 4 चुने जाएंगे उसमें, ठीक है ना। यानी कि जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है ना, ये पूरे से उठाकर 3 ठो कोई ले लेगा, ठीक है। 3 ठो कोई ले करके उसमें एक गड़बड़ कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 नए पार्षदों में से 4 का चुनाव जो है वो जो है स्थानीय सरकार से होगा, तो वहां पे 4 की जगह 5 कर देगा, 3 कर देगा, 2 कर देगा। तो आपको काउंट जो है, नंबर जो है आपको याद रखने अच्छे से, यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए 3 दे करके आपसे कहेगा पहला, दूसरा, तीसरा या सभी सही है या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो इस चीज में क्या है, आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं कि जिससे आपको सारा का सारा जो है मैं पूरा राज्य व्यवस्था और इतिहास का हमारा सेशन चल ही रहा है, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि आप यूपीपीसीएस से लेकर के यूपीएससी तक या फिर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जहां भी आप जाएंगे आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।